हेलो दोस्तों, एक्सप्लेनाइम में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 11 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि वोटांग सभी को कसीनो में लेकर जाता है और कहता है कि जो भी यहाँ से ज्यादा पैसे जीतेगा वो लू को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन साकामोटो और शिन को तो कसीनो के रूल्स ही नहीं पता था। शिन कहता है कि हमें ये सिक्के आपस में बांट लेने चाहिए और अलग अलग खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सट्टा तो किस्मत से जीता जाता है। लू कहती है कि ऐसा नहीं है, वोटांग उनकी गैंग में सबसे ज्यादा स्मार्ट है और वो किस्मत के भरोसे तो कभी हमें चैलेंज नहीं करता। वोटांग कहता है कि तुमने सही कहा, गैम्बलिंग बाहर से किस्मत का खेल लगता है, लेकिन इसमें भी काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इतना कहकर वो अपने सारे सिक्के दांव पर लगा देता है और फिर से जीत जाता है। वो आगे कहता है कि तुम फालतू हिटमैन किस्मत के भरोसे बैठे होंगे। एक माफिया कभी अपनी किस्मत के भरोसे सरवाइव नहीं कर सकता, उसकी दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। खैर, शिन और लू को अब चिंता होने लगती है कि इस तरह तो वो हार जाएंगे। साकामोटो कहता है कि हिटमैन के साथ भी ऐसा ही है, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं वही सबसे पहले मरते हैं। वटांग कहता है कि तुम लोग पूरी कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए वो लू को अपने साथ ले जाके रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। खैर, शिन अपनी माइंड रीडिंग पावर से आराम से ये चैलेंज जीत सकता था, पर उसे कोई रूल ही नहीं पता है। वो अब पोकर वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठे लोग शिन के बारे में काफी बुरा भला सोच रहे थे कि ये लल्लू कौन है, ये जरूर किसी किराने की दुकान में काम करता होगा, ये तो जरूर हारेगा। ये सब सुन शिन गुस्सा हो जाता है। डीलर अब सभी को पत्ते बांटता है और पत्ते देखकर सब लोग अपने सिक्के लगाते हैं। शिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। तभी लू यहाँ आ जाती है। उसे लग रहा था कि शिन को पोकर खेलना आता है, इसीलिए वो यहाँ आकर बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो शिन पर चिल्लाने लगती है। शिन कहता है कि हमारे फोन भी बाहर रखवा लिए गए हैं, तो वो गेम्स के रूल्स भी नहीं देख सकता। लू शिन की जगह खुद खेलने को बोलती है और उससे कार्ड्स छुड़ाने लगती है। दोनों की छीना झपटी में शिन के कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें एक आदमी देख लेता है और मन में सोचता है कि अरे बाप रे, इसके पास तो एक इक्का और एक बादशाह है, ये राउंड तो जरूर यही जीतेगा। लोग अब शिन को डराने की कोशिश करते हैं कि उसे तो बहुत बेकार पत्ते मिले हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन शिन ने उनका माइंड पढ़ लिया था और वो सारे सिक्के दांव पर लगा देता है, जिससे वो ये राउंड जीत जाता है और समझ जाता है कि ये गेम कैसे खेलना है। वहीं इधर साकामोटो रूलेट गेम खेलने जाता है, जिसमें ये अंदाजा लगाना होता है कि कंचा कहाँ जाकर रुकेगा। साकामोटो अपने सिक्के रेड कलर पर लगा देता है, लेकिन एक सिक्का अपने पास रख लेता है। डीलर समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने वटांग से चैलेंज लगाया है, लेकिन उसने मशीन में चुंबक लगा रखी है, तो कंचा वहीं आकर रुकेगा जहां डीलर चाहता है। इसके बाद व्हील घुमाया जाता है और कंचा ब्लैक कलर पर रुकने वाला था, लेकिन साकामोटो अपने उस सिक्के को व्हील की तरफ फेंकता है, जिससे उछल के कंचा रेड कलर पर चला जाता है और साकामोटो भी ये राउंड जीत लेता है। इधर वटांग ब्लैक जैक नाम का गेम खेल रहा था। उसका आदमी आकर बताता है कि साकामोटो के लोग बहुत जल्दी जल्दी जीत रहे हैं, शायद वो चीटिंग कर रहे हैं। वटांग कहता है कि उसे पता ही था, लेकिन वो खुद भी इस गेम में जीतने के लिए कार्ड काउंटिंग नाम की स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा था। वो हर पत्ते को ट्रैक करता है और फिर कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगाता है कि अगला पत्ता कौन सा होगा, और ऐसा करके वो गेम जीत रहा था। इसके बाद हम भूटान की बैक स्टोरी देखते हैं, जहां बचपन में उसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि माफिया की दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ होती है, और उसे उसके साथ ही पीटा करते थे क्योंकि वे वटांग को यूजलेस समझते थे। लेकिन तभी लू यहाँ आके उन लोगों को पीट देती है, क्योंकि वो माफिया बॉस की बेटी थी, तो वे लोग डर के भाग जाते हैं। लू को पता ही नहीं था कि वटांग उसकी गैंग का हिस्सा है। वो वटांग से पूछती है कि वो उन लड़कों को पलट के क्यों नहीं मार रहा था। वटांग कहता है कि लड़ाई जीतने के लिए हमेशा पंचेस की जरूरत नहीं होती। अगर वे उसे ज्यादा मारते तो वो उन लोगों की शिकायत कर देता और उन्हें ज्यादा बड़ी सजा मिलती। लू कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और उसके पापा कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सीक्रेट हथियार होता है, और वटांग का स्पेशल सीक्रेट वेपन उसका दिमाग है। पहली बार किसी ने वटांग की तारीफ की थी और वटांग ने डिसाइड किया था कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही गैंग में टॉप स्पॉट हासिल करेगा, ताकि वो एक दिन लू के साथ खड़ा हो सके। और अब कई सालों बाद वटांग को इस पूरी गैंग का दिमाग माना जाता है और सारे काम उसी की सलाह से होते हैं, और वो नहीं चाहता था कि लू किसी भी तरह से खतरे में हो। अब शाम को ये लोग देखते हैं कि दोनों ने बराबर सिक्के जीते थे। साकामोटो कहता है कि क्या अब हम घर जा सकते हैं। वटांग कहता है कि अभी नहीं, ये चैलेंज अभी पूरा नहीं हुआ है। वटांग का आदमी उससे कहता है कि हम लोग इन्हें सीधा मार क्यों नहीं देते। वटांग कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और चुपचाप पीछे खड़े रहो। वटांग कहता है कि हम एक राउंड पोकर का खेलेंगे, लेकिन साकामोटो और शिन दोनों को ही उसके रूल्स नहीं पता थे। तो वटांग कहता है कि फिर तुम कोई गेम बताओ, और लू कहती है कि उसे एक गेम पता है। ये सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वटांग के साथ उसके दो आदमी भी खेलने बैठे थे। ये लोग ओल्ड मेड नाम का गेम खेलने वाले हैं। दोनों में से जिस टीम के पास आखिर में जोकर कार्ड होगा वो हार जाएगी। ये एक बहुत ही सिंपल गेम था जिसे इन सब लोगों ने खेला है।
शिन मन में सोचता है कि ये गेम तो वो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसे तो बस माइंड रीड करके पता लगाना है कि जोकर कार्ड किसके पास है। सभी में पत्ते बांट दिए जाते हैं और शिन देखने लगता है कि जोकर कार्ड किसके पास है। लेकिन वो कार्ड तो लू को मिला था और उसका चेहरा देख के साफ पता चल रहा था, जिससे वटांग भी समझ जाता है कि कार्ड उसके पास है। अब वो एक कार्ड खींचने जाता है, तो जब भी वो गलत कार्ड को चुनता तो लू खुश हो जाती। इससे वटांग को पता चल जाता है कि कौन सा कार्ड जोकर है और वो जानबूझकर जोकर ही निकाल लेता है ताकि लू को टेंशन ना हो और वो वटांग से इम्प्रेस हो जाए। अब कार्ड निकालने की बारी शिन की थी। शिन को यकीन था कि अपनी पावर से वो आराम से जीत जाएगा, लेकिन तभी वटांग मन में सोचता है कि तुम माइंड रीड कर सकते हो, है ना। इंसानी दिमाग में 3 तरह के लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में वो बातें जो हम अपने दिमाग में बोलते हैं, दूसरे और तीसरे लेवल में बहुत पुरानी यादें होती हैं। उसे देखना है कि शिन उसके दिमाग में कितना अंदर तक झांक सकता है, और वो कार्ड के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। शिन अब उसके दिमाग के अंदर झांकता है तो उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशंस चल रही थी कि उन्हें देख शिन के दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है और गेम से बाहर भी। इसके बाद कार्ड खींचने की बारी साका की थी। वो कहते हैं कि अबे मोटे जल्दी कार्ड खींचो। अब साकामोटो सुपर स्पीड में कार्ड निकालता है, लेकिन वो जोकर था तो साकामोटो उसे वापस रख के दूसरा कार्ड निकाल लेता है, जो देख लू हैरान हो जाती है। वटांग भी समझ जाता है कि साकामोटो ने कुछ तो गड़बड़ की है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। गेम आगे बढ़ता रहता है। अब सिर्फ साकामोटो और वटांग ही बचे थे। साकामोटो के पास सिर्फ 2 पत्ते थे, जोकर और इक्का। अगर वटांग ने इक्का निकाला तो वो जीत जाएगा। वो साकामोटो का चेहरा पढ़ के ही समझ जाता है कि जोकर लेफ्ट साइड में है और वो राइट साइड का पत्ता खींचने लगता है। लेकिन साकामोटो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वटांग उस पत्ते को खींच नहीं पाता। वो दोनों हाथों से उस पत्ते को खींचने की कोशिश करता है और एंड टाइम पर साकामोटो पत्तों की जगह बदल देता है, जिससे वटांग के हाथ में जोकर आ जाता है। इसके बाद वटांग के आदमी साकामोटो पर गन पॉइंट कर देते हैं। वटांग उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो वो उसके सिर पर भी बंदूक तान देते हैं। वो कहते हैं कि हम जापान से यहाँ तक ये बच्चों वाले गेम खेलने नहीं आए हैं, हम माफिया हैं, हमें जो चाहिए वो हम जबरदस्ती छीन लेते हैं। और वो वोट के तरीके से परेशान हो गए हैं और वो सब उससे नफरत करते हैं, ठीक जैसे बचपन में करते थे। उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो गई। वो समझ जाता है कि यही उसका अंत है और वो मरने को तैयार हो जाता है। साकामोटो उससे कहता है कि तुम ऐसे ही हार मान लोगे। लड़की को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। वटांग को लू की बात याद आती है कि उसका सीक्रेट वेपन उसका दिमाग है। वटांग कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये लोग गोली चलाएंगे तो इनके हाथ में धमाका होगा। उसे पता था कि ये लोग उसे धोखा देने वाले हैं, तो उसने सभी की बंदूकों में बम लगा दिए हैं। अब ये सभी लोग अपनी गन नीचे कर लेते हैं। अब बाकी साकामोटो संभाल लेगा। साकामोटो सबकी धुलाई करने लगता है और लू भी इन्हें पीटने लगती है। सबकी धुलाई होने पर वटांग बताता है कि उसने तो झूठ बोला था और गन्स बिल्कुल ठीक हैं। वो आगे कहता है कि ये चैलेंज साकामोटो जीत गया है, क्योंकि लू उसके साथ ज्यादा सेफ रहेगी। इसके बाद ये लोग साकामोटो की दुकान पर आ जाते हैं। ये लोग इतने टाइम से कसीनो में थे कि दुकान पर बहुत सारा काम बाकी था, तो ये लोग उससे भी यहाँ काम करवाने लगते हैं। वटांग अब बताने लगता है कि साकामोटो पर बाउंटी किसने लगवाई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वटांग बताता है कि साकामोटो की बाउंट के पीछे स्लर का हाथ है, पर इसका अंदाजा तो इन्हें पहले ही हो गया था। इन्हें जानना है कि स्लर कौन है और कहाँ है। वटांग कहता है कि स्लर के बारे में किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं। ये सुन तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उन्होंने फालतू में वटांग के साथ टाइम वेस्ट किया। वटांग कहता है कि उसके हाथ एक नई इन्फॉर्मेशन लगी है। 4 सीरियल किलर्स जेल से फरार होकर यहाँ जापान आ गए हैं। उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि स्लर ने बाहर निकलवाया है और वो चारों बहुत खतरनाक हैं। हम उन चारों को एक मॉल के अंदर देखते हैं और वो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। इनके नाम थे डंप, 100, अपार्ट और मिनिमम लिस्ट। इनके सामने रेंडियर आता है और इन्हें एक लिस्ट देता है उन लोगों की जिन्हें इनको खत्म करना है, और इस लिस्ट में साकामोटो और उसके सभी साथियों के नाम थे। ये लोग लिस्ट देखकर कहते हैं कि तुमने हमें इतनी दूर से इस मोटे और इसके दोस्तों को मारने बुलाया है। अब एक आदमी अपने सामने की टेबल को अपने हाथों से ही कुचल के एक बॉल बना देता है और कहता है कि हम मंथ के आखिर तक इन सबको खत्म कर देंगे। इतना कह के ये लोग चले जाते हैं। रेंडियर कहता है कि ये लोग पैसों के लिए नहीं मारते, बल्कि ये मारने के लिए ही जीते हैं और सब कुछ स्लर के हिसाब से ही होगा। इधर वटांग कहता है कि इन लोगों के खतरे की वजह से ही वो लू को लेने यहाँ आया था और तुम सबको ये जगह छोड़कर कहीं भाग जाना चाहिए। साकामोटो कहता है कि अगर वो चारों हमें मिल गए तो हम उनसे स्लर के बारे में पूछ सकते हैं। शिन कहता है कि हमें ऑर्डर से पहले उन्हें ढूंढना होगा। लू माशिमो को भी इस बारे में बता देती है। वटांग अब चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। ये लोग सीरियल किलर्स हैं, माफिया और हिटमैन से भी ज्यादा खतरनाक। तुम लोग बहुत बड़े खतरे में हो। साकामोटो कहता है कि फिर तो हम उन्हें बिल्कुल भी आजाद घूमने नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ साकामोटो डेज का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और इसका पार्ट 2 अब सीधा जुलाई में आएगा, जिसमें भी 11 एपिसोड्स होंगे और उसमें साकामोटो की टीम का सामना उन चारों नए कैरेक्टर से होगा।
तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।